अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है अपने बारे में और इस चैनल के बारे में, कि मेरा और इस चैनल का हमेशा से यही मोटिव रहा है कि मुझे सिर्फ आपको एनसीईआरटी का सल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको जो भी बेसिक होता है किसी भी टॉपिक का, क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, सभी को सॉल्व भी करवाना है और उनको आपको फील भी करवाना है। क्योंकि अगर आप उनको फील कर पाओगे दैट मीन्स आप उसको उन सब कंसेप्ट्स को, उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया, मतलब अगर आपने क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को फील कर लिया, तो बिलीव मी आप सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो से हम क्लास 10th का जो मैथ्स है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। अब चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। अब बेसिकली हम रियल नंबर्स क्लास 9th में कर चुके हैं, बट फिर भी इसकी इंट्रोडक्शन के बिना हम इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आते, हम पूरी यहां पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। अब देखो, ये है कंप्लीटली आपका रियल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर्स। अब देखो, यहां पर जब इसको मैं पढ़ता था, जब मैं आपकी तरह क्लास 10th में था, तब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था, आपके मन में पता नहीं आता या नहीं आता, बट मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि जब इन सभी नंबर्स को हम, ये जो नंबर सारे लिखे हैं मैंने, इन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, तो फिर हम इतने नंबर्स क्यों याद करें? सीधा सभी को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं। क्यों पहले नेचुरल नंबर करें? क्यों पहले होल नंबर्स करें? सभी को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों के मन में ये क्वेश्चन आता है, बट मेरे मन में आता था। तो तब मेरे पास आंसर नहीं था, बट आज मेरे पास आंसर है। तो देखो, आप आज की कोई भी चीज़ उठा के देख लो, जैसे आप फ़ोन को उठा के देख लो। सबसे पहले दूसरे फ़ोन होते थे जिसमें वायर होती थी, फिर कॉर्डलेस फ़ोन आए, फिर मोबाइल आए, वो बहुत बड़े बड़े मोबाइल थे, फिर अब आपके पास आईफोन भी है। आप ऐसे ही कार्स को उठा के देख लो, आप डाटा को उठा के देख लो। पहले हमें 2 GB डाटा या 1 GB डाटा एक महीने का मिलता था, अब 2G से हम 5G में आ चुके हैं। मतलब हर चीज़ की इन्वेंशन टाइम के साथ साथ होती है। तो सेम गोज विद नंबर्स। सबसे पहले हमें, अगर आप किसी से भी पूछो ना कि काउंटिंग सुनाओ, किसी बच्चे को बोलना काउंटिंग सुनाओ, वो कभी ये नहीं बोलेगा -1 0 1, वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली ये नंबर हमें नेचुरल नेचर से मिले हैं। हम इसको काउंट करना सीखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको हम नेचुरल नंबर बोलने लग गए। अब जैसे ही नेचुरल नंबर हम इसको बोलने लगे, तब जब हम मैथ्स में थोड़ा सा आगे और गए, तब हमें काउंटिंग जो है वो और करनी पड़ी। तो हमारे पास ना 1 2 3 से लेके 9 के बाद कोई आंसर नहीं था। तो उसके बाद 0 की इन्वेंशन हुई, तो हम उसको 10 बोलने लगे, फिर 1, फिर 12, फिर 13 14। अब बहुत से नंबर हम लिख सकते हैं। मतलब हमने अपनी जो कैलकुलेशन, मतलब जो नंबर्स है ना, हमने उसको बोल दिया। इसको होल नंबर्स को हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो होल नंबर मतलब पूरे हो गए नंबर हमारे, अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। बट जैसे जैसे हम आगे गए तो इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स कैसे आए? देखो, हमने ना मैथ्स में हमने काउंटिंग वगैरह सीख ली, तो हम ना बेसिक ऑपरेशन सीखने लगे, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इन सभी के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए थे, तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स की इन्वेंशन हुई, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो इसको हम वैसे पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, और संपूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। तो हमारी संख्याएं संपूर्ण या पूर्ण हो चुकी हैं। बट उसके बाद जब हम मैथ्स में और आगे गए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जब हमें मतलब कि नंबर्स, फुल नंबर्स नहीं, हमें हाफ नंबर्स, 1/3, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस में भी कुछ चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत पड़ती थी। तब उसके बाद रैशनल नंबर्स की, या जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं की इन्वेंशन हुई। अब ये तो परिमेय, मतलब रैशनल नंबर है और इररैशनल नंबर है, इनमें बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि रैशनल नंबर P/Q फॉर्म के होते हैं। वो रटी रटाई सी डेफिनेशन है, P/Q इंटीजर होते हैं, Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो उस नंबर को, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2/0, तो मैं 2 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकता। 0 2 0, मतलब फिर 2 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए Q को हम हमेशा नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रैशनल नंबर किस तरह से, मतलब कि इररैशनल नंबर से डिफरेंट है।
तो देखो यहाँ पर इन अदर वर्ड्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन मस्ट बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है अगर आप रैशनल नंबर को अच्छे से समझना चाहते हो तो, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या है कि अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 डेसिमल तो आ गया, बट ये टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर अगर मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 3 9 आया, 1 आ गया, 0 लगा दिया, 3 3 9 आया, 1 आ गया। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये रिपीटिंग है। तो जब भी डेसिमल रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो तो इन दोनों को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। सेम वे से इररेशनल नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जैसे 2 है, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये नेचुरल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जो इररेशनल नंबर होते हैं ना, इसको आप ऐसे याद रखना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू नॉर्मली हम ये करते हैं, ये तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए है, या हम 3.14 लिखते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कुछ लिख के दिखाया आपको, 3.141592653583 मतलब ये खत्म नहीं होगी, और ना ही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं सोचना कि सर 3 बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है कि 5 के बाद ही 3 आएगा, 5 के बाद 8 भी आ रहा है, 9 के बाद ही 3 आएगा, 9 के बाद 2 भी आ रहा है। तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी और ना ही ये कभी रिपीट होगी, तो इसको हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। सेम वे से √2, √3, √5, तो इस तरह के नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये आपको अच्छे से आने चाहिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो। वैसे मैंने आपके लिए वैसे ही आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए ये टेबल बना के रखा था कि ये नेचुरल नंबर का बॉक्स जो है छोटा है, उससे बड़ा होल नंबर उसमें 0 आ गया, उससे बड़े इंटीजर उसमें नेगेटिव नंबर आ गए, उससे बड़े रैशनल नंबर है जिसमें फ्रैक्शन वाले सभी नंबर्स आ गए, ठीक है, और उससे अलग इररेशनल नंबर है। तो ये भी जस्ट आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए इसको आप याद रख सकते हो। द रियल फैमिली, द रियल फैमिली मतलब इसमें एक डैड है, रैशनल डैड, उसमें इंटीजर मॉम है, ठीक है, होल सन है, नेचुरल बेबी सन है। तो आपको पता है ये सारी एक फैमिली है। अब ये डॉग है, पेट है, इररेशनल डॉग। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ये इनका इररेशनल नंबर किसी भी नंबर से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंटीजर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, बट इररेशनल नंबर को हम रैशनल नंबर, इंटीजर वगैरह नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैंने इसको पेट डॉग में लिखा है कि ये एक पेट है और ये ह्यूमन बींग्स है सारे। तो इस तरह से ये फैमिली है, जस्ट आपको मतलब कि याद दिलाने के लिए, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो ये हो गई नंबर्स की बात, इनके बिना ना हम मैथ्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम और तरह के नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करें। अब देखो इसके बाद हमें पढ़ने हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, बहुत ईजी हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो भी नंबर 1 से बड़े होते हैं, जो डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली जिन नंबर्स के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 है, उसका एक फैक्टर 1 है, जो इसको डिवाइड कर उसको फैक्टर बोलते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना, डेफिनेशन तो लिखी है, मेरी बात को भी ध्यान से सुनना। वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि 1, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। ये देख लो आपके सामने एक फैक्टर है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2। अब सेम वे से कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये प्राइम नंबर से उल्टे हैं। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2। अब जो भी नंबर जिनके, देखो हम क्या लिखा, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर से मतलब कि उसके फैक्टर्स जो हैं बन जाए। मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो भी नंबर्स हैं अगर उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर 4 है, इसका 1 और 4 तो है ही, 2 एक एक्स्ट्रा, 3 फैक्टर्स हो गए। 6, 1 और 6 तो है ही, 2 और 3 एक्स्ट्रा हो गए, 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब फिर से वही बात आ गई कि 1 कंपोजिट नहीं है क्योंकि उसके 2 से कम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, दोनों में, ऐसा कुछ भी आपको आ सकता है। अब देखो ये होगी नंबर्स की बात। अब इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा या एल्गोरिथम। अब देखो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्योंकि एचसीएफ जो है हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है।
अब जस्ट एक छोटा सा रिकॉल है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना हम HCF को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो HCF क्या होता है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF ऑफ टू और मोर इंटीजर्स विच आर नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स। अब मैं कभी भी डेफिनेशन में बिलीव नहीं करता कि आप उसको याद करो, बट ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हों। अगर मुझे देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि HCF ऑफ 4 और 8 मुझे निकालना है। तो बहुत ईजी है, देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों इंटीजर है, तो एक ऐसा इंटीजर, एक बड़ा ऐसा इंटीजर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपके मन में बहुत सारे इंटीजर आ सकते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 8। क्या 8 को डिवाइड कर रहा है? बहुत ईजी सी बात है, कर रहा है। क्या 8 4 को डिवाइड कर रहा है? कभी भी नहीं। 8 कभी भी अपने छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। तो बेसिकली अगर मैं देखूंगी 4 8 को डिवाइड कर रहा है, यस, 4 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहां पर HCF क्या है? हमारा 4। आई होप ये आप समझ पाए हो। क्यों आया? बिकॉज 4 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, और 4 क्या है? लार्जेस्ट है। ठीक है, इससे बड़ा हम नहीं ले सकते। आप 6 देख लो, अगर आपके मन में 6 आ रहा है तो 6 4 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब तो 4 ही लेना पड़ेगा। मतलब यहां पर 4 ने 8 को डिवाइड कर दिया, तो मतलब ये इसका क्या है? HCF। अब सेम वे से एक छोटी सी चीज हमें और सीखनी है, वो भी हमने पहले ही की हुई है, उसके बाद समझ लो आपके टॉपिक में कुछ नहीं रह जाए। अब देखो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम, क्या ये आपने नहीं पढ़ा? बहुत इजी है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही आपने HCF और डिवीजन एल्गोरिथम किया उसके बाद आपका टॉपिक खत्म है, कुछ नहीं रह जाएगा आपके टॉपिक में। देखो जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो इसके अंदर होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो आंसर आता है क्वोशिएंट है, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर है। इसको हम लिखते कैसे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, 32 को डिवाइड करना है 12 से। अब ये सेम एग्जांपल है, मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा और आपको जो हमारा मेन टॉपिक है उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको पता है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 2 24, 12 3 36, तो 24, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब ये 8 12 से छोटा है, मतलब इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप सभी को पता है कि 32 क्या है? हमारा डिविडेंड। 12 क्या है? हमारा डिवाइजर। 2 क्या है? हमारा क्वोशिएंट। और 8 क्या है? हमारा रिमाइंडर। अब इसको हम ऐसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब देखो डिविडेंड कितना है हमारा? 32। डिवाइजर कितना है? कौन डिवाइड कर रहा है? 12। अब क्वोशिएंट कितना आप मेरे को बताओ? क्वोशिएंट है हमारा 2। अब रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है हमारा 8। अब इसको चेक भी कर सकते हो, अब इसको चेक भी कर सकते हो। 32 इज इक्वल टू 12 2 24 प्लस 8, मतलब 32। तो यानी कि ये जो भी मैंने रिजल्ट लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं, देखो आपको मैं वो स्टार्टिंग से क्या बोला था कि हमें इसको फील करना, हमें इसको क्रैम नहीं करना कि फॉर्मूला याद किया और क्वेश्चंस करने लग जाओ, फिर तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के 2 दिन क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर पेपर में से कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर से आ गया, आपको पता है आजकल के स्टडीज एमसीक्यूज काफ़ी आ रहे हैं, तो अगर आप उन सबको अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर है, HCF डिवीजन एल्गोरिथम। अब ऐसा करते हैं, हमारे मेन टॉपिक की जो है वो बात करते हैं। अब देखो ये है आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब प्लीज नेम पर मत जाना, नेम हो सकता है कि आपको ये मुश्किल लग रहा हो, बट बिलीव मी ये बहुत इजी चीज है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये आप आज की वीडियो में अभी कर चुके हो। कैसे कर चुका हूं? देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो मेरी हमेशा से आदत है, जो डेफिनेशन बुक पे लिखी गई है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसको हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स हैं, आपको इंटीजर्स भी पता है, ए एंड बी, 2 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट, वहां पर यूनिक, यूनिक का मतलब होता है कि एक, मतलब जैसे यूनिक का मतलब जैसे आपका नाम राम है, आपका नाम कुछ भी हो, आप यूनिक हो, आप जैसा कोई भी नहीं है, मैं हूं, मेरे जैसा और कोई भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आप सभी यूनिक हो। यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब आर जो है वो 0 और बी के बीच में है, 0 भी हो सकता है।
अब इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है जो हमने आज ही सीखा है। डिविडेंड, ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर मीन्स रिमाइंडर। अब फिर भी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, ये क्यों लिखा गया है, इसका काम क्या है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। देखो 4 and 12 बी टू पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो 4 और 12 ले लिए। अब मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम ही है, ठीक है। 4 3 12, ये फुल डिवाइड हो गया, यानी कि मैं 12 डिविडेंड है 4 into 3 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा क्यू क्या हो गया, क्यू मतलब क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर कितना है 0। अब 4 और 13 ले लिए मैंने, तो हमारा 4 3 12 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1। 14 ले लिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 4 3 12, फिर से सेम सिचुएशन है, तो जानबूझ के सेम लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पर भी हमारा क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अब यहाँ पर भी 4 और 15 ले लिए, अब यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट अगेन 3 है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। आप सोच के देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो देखो क्यू, ध्यान से देखो, हर बार इंटीजर है। आर क्या है, आर भी इंटीजर है, 0 1 2 3। और इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यानी कि अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, आर की वैल्यू 0 आ सकती है। देखो ये बी है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बी की वैल्यू लिखी है 4 4 4 4, क्योंकि बी आगे होता है ना, तो 4 4 4, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू को देखो, 0 1 2 3। 4 से मतलब देखो हमेशा 4 से कम है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 16 लेके देख लो। अगर मैं 16 लूँगा तो 4 तो उसको डिवाइड कर ही देगा, 4 4 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 0 बच गया। तो यानी कि देखो यहाँ से हमें दो बातें सीखी हैं। देखो, क्या आप 4 और 12 को और किसी भी तरह लिख सकते हो? हमेशा हम इसी तरह से लिखेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 को ऐसे लिख देते हैं, 4 2 8, 4 बच गया, 4 1 4। देखो ये गलत है, ये डिवीज़न करने का तरीका नहीं है। अगर वो टेबल पर फुल आता है तो हमें फुल डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ जितना उसके पास हम जा सकते हैं। तो इसको हम 4 और 12 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 4 और 13 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 4 और 14 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 4 और 15 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू हमेशा 0 और 4 के बीच में रहेगी, 0 भी हो सकती है। तो आई होप ये आपको डिवीज़न लेमा जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखो ये मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। देखो नोट्स अपने जरूर प्रॉपर बनाया करो, ताकि आपको जब भी मतलब कि आप देखो अब पढ़ रहे हो इसको चैप्टर को, हो सकता है कि जब आप फाइनल के पास जाके पढ़ोगे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको भूल जाएंगी। तब आप वीडियो थोड़ा दोबारा देखोगे, तब आपको ये अपने नोट्स से पता लगेगा कि यहाँ पर हमें सर ने क्या समझाया था। तो आर की वैल्यू ध्यान से देख लो, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब ये 4 से हमेशा कम है, 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवीज़न लेमा है। तो ये कुछ भी नहीं है, डिवीज़न एल्गोरिथम ही है, वो मैंने आपको बताया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं कि किसी भी हम दो इंटीजर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, कि यूनिक वे में लिख सकते हैं। अब देखो इससे हम HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो जो भी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखा है उससे हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो वो उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये काम कैसे करते हैं, इसके बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। देखो इन स्टेप्स से मत जाना, एक्चुअल में देखने में आपको मुश्किल लग सकते हैं, बट जब आप करोगे वो बहुत ईजी हैं। और ये एक लाइन NCERT ने लिखी है कि इस तरह से ये काम करता है। तो ये सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले लिखा है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D। अगर मुझे C and D का HCF फाइंड करना है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है C D से बड़ा होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर जो बड़ा होगा तो उस पर हम इस तरह से लगाएंगे C = DQ + R, मतलब उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। बड़ा नंबर है तो यहाँ पर C लिखेंगे, आपको पता डिविडेंड बड़ा होगा हमेशा डिवाइजर से, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो अगर R0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब उसने उसको पूरा डिवाइड ही कर दिया, देन D इज HCF ऑफ C and D। इफ R not equal to 0, अप्लाई डिवीजन लेमा टू D and R। Continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be required HCF। अब जो भी मैंने आपको इंग्लिश में बोला है, NCERT ने लिखा है, इसको मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल्स आपको लिख के दिखा देता हूँ।
अब देखो आपको ये स्टेप्स सिखाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ठीक है। तो फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 36। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इसको इससे कंपेयर करना कि नंबर कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा, यहाँ पर 32 बड़ा, ठीक है। तो इसको हमें इस तरह से लिखना है। इस तरह से लिखने का मतलब है इसको हमें डिवाइड करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपको पता है 36 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो 12 3 36। अरे ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया। अब जैसे ही डिवाइड हो गया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसको अगर हम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन D इज द HCF ऑफ C एंड D। तो यहाँ पर देयरफॉर 12 इज HCF ऑफ, आप समझ गए होगे कि इस तरह से हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल करते हैं 32। अब बड़ा नंबर 32 है तो उसको बीच में रखेंगे, तो 12 2 24, तो माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 8। अगर मैं फर्स्ट स्टेप को लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा 32 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 8। अब उसके बाद क्या लिखा है, अगर R 0 ना आए, यहां पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो हम D और R, मतलब ये आपका D है, ये आपका R है, इस बात का ध्यान रखोगे। जो नए हैं मतलब D और R का आप डिवीजन लेमा लिखोगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 8 को ऐसे रहने देंगे और यहां पर हम बीच में 12 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं 8 1 8, तो यहाँ पर 4 बच गया। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉन्टिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो अब हमारा स्टेप किस तरह से होगा सेकंड, तो इसको हमने लिखा है 8 इंटू 1 प्लस 4। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब 8 को हम डिवाइजर मतलब डिविडेंड मान लेंगे, 4 2 8, अब हो गया 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब यहाँ पर 8 को मैंने क्या लिखा है 4 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, किसने 0 किया है, 12 ने यहाँ पर 0 किया था, यहाँ पर 4 ने 0 किया है। तो देयरफॉर 4 इज HCF ऑफ 12 एंड 32। तो देखो ये हमारे सभी स्टेप्स रहने वाले हैं जब भी हम HCF फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, ठीक है, जो भी लिखा होगा। अब यहाँ पर ना एनसीआर ने बात लिखी गई है, देखो आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पर सेटिस्फाइड होंगे वीडियो से और उनको लगेगा कि अब हम क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। बट बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हो भी सकता है, जो बच्चे थोड़े से वीडियोस को ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, वो ज़्यादा अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं ताकि उनको हायर एग्जाम्स में जाके, या अगर आप हायर क्लासेस में जाते हो और वहाँ पर मैथ्स रखते हो, वहाँ पर दिक्कत ना आए। तो उनको ये होता है कि ये हमें डाउट क्लियर चाहिए। तो उनको ये होता है कि सर यहाँ पर तो मान लिया कि 12 ने 36 को डिवाइड कर दिया, तो 12 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 12 क्या हो गया, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर ये 4 जो है, ये 4 इन दोनों का HCF कैसे बन गया और ये लाइन कैसे लिखी गई है कि देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिसने 0 रिमाइंडर लाया है वो आपका HCF है, बट मैंने कहा और आपने मान लिया, ये आपका सिनेरियो, मतलब ये आपका थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये कैसे आता है, मतलब 4 आंसर क्यों आया, ये HCF कैसे बन गया। जो यहाँ पर लिखा गया है C एंड D का HCF D और R का इक्वल होता है, तो ये क्यों लिखा गया ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो जो भी बातें उन्होंने लास्ट में NCERT ने लिखी हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपको वही दोनों एग्जाम्पल्स दोबारा से लिखी हैं। अब देख लो 12 और 36 का हमें HCF पता 12 है। देखो अगर आपको इसको मुझे विजुलाइज करवाना हो तो मैं कैसे करूँगा, विजुलाइज का मतलब आपको दिखाना हो, कैसे दिखाऊंगा। तो देखो ये 12, ये एक आप ब्रिक मान लो, ब्रिक मतलब ईंट है, ठीक है, जिसकी लंबाई मान लो 12 है, ठीक है। तो ये 36 है, 36 की ये एक ब्रिक है। तो उसको मैंने, तो अगर मैं यहाँ पर ये रखूँ तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, 12 और 12 24, एक ब्रिक मैंने और रखी, 36 बन गया। मतलब 3 ब्रिक्स 12 ने सारे 36 को कवर कर लिया, मतलब ये 12 इसको फुल डिवाइड कर रहा है, मतलब 12 इसका क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर 32 की बात करते हैं। अब देखो फिर से वही इसको ढकने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही इसको ढकेंगे देखो तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 कितना हो गया आप इनको बताओ, 24। तो पीछे कितना रह गया, पीछे रह गया 8। अब यानी कि
यानी कि ये जो ब्रिक है 12 इसको ये कवर नहीं कर रही, 32 को कवर नहीं कर रही। मतलब हमें कोई और साइज सोचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जैसे 12 बड़ी से बड़ी ब्रिक है, 12 एक बड़ी से बड़ी ब्रिक है जो 36 को कवर कर सकती है इन दोनों नंबर्स में। सेम वे से यहाँ पर 12 वो ब्रिक नहीं हो सकती, 12 वो ब्रिक नहीं हो सकती क्योंकि 12 ने इसको फुल कवर नहीं किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब 12 इसको कवर नहीं कर रहा, मतलब हमें 12 से कोई छोटा नंबर सोचना पड़ेगा। अब 12 से छोटा नंबर सोचने का मतलब है 12 से छोटी हमें ब्रिक ढूंढनी पड़ेगी। अब वो ब्रिक ढूंढने के लिए हम इनका फिर से क्या करेंगे, HCF करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया, मतलब डिवीज़न करेंगे। अब वो डिवीज़न कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो हमने 12 से छोटी 8 की ब्रिक सोच ली। अगर मैं 8 को 12, देखो 12 को अगर मैं कवर करना चाहूँ इस ब्रिक से, तो ये यहाँ पर कुछ आएगा, तो यहाँ पर तो 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कुछ बच गया, यानी कि 8 भी 12 को फुल कवर नहीं कर रहा। अगर 8 12 को कवर नहीं कर रहा, यानी कि हमें 8 से भी छोटी ब्रिक जो है वो सोचनी पड़ेगी। अब 8 से छोटी ब्रिक कौन सी है, 4। अब देखो 8 से छोटी ब्रिक 4। अब 4 ने अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब फुल कवर कर लिया। तो ये सबसे बड़ी वो ब्रिक है जो 12 को भी कवर करेगी, 32 को भी कवर करेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो बेसिकली आपके सामने है ये 4 जो ब्रिक है हमारी, 4 मगी साइज़ की जो ब्रिक है उसने 32 को भी कवर कर दिया फुल, मगी फुल पार्ट्स में, मतलब फुल बराबर पार्ट्स में 12 को भी। तो इसलिए हमारा 4 नंबर जो है वो लार्जेस्ट ब्रिक है जो 12 और 32 को डिवाइड कर रहा है, मतलब उनका HCF कितना है, 4। अब बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये फालतू का काम है, बट बेसिकली बच्चों अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, पहली बात तो हमें ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि 4 को हम HCF कैसे बोल सकते हैं। जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें हम 4 को उसका HCF कैसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 8 रह गया था, मतलब 8 पार्ट जो है वो हमारा कवर नहीं हो रहा था 12 से। तो मैंने क्या किया, फिर 8 को मैंने सोचा कि 12 तो नहीं कवर कर सकता, इसका मतलब हमें कुछ छोटा नंबर सोचना पड़ेगा। तो मैंने 8 से इसको 12 को कवर करने की कोशिश की, वो भी कवर नहीं हो रहा, तो 4 बच रहा है। तो मैंने 4 से 8 को कवर करने की कोशिश की। अब जैसे ही वो कवर हो गया, दैट मीन्स ये 4 12 को भी कवर करेगा, 32 को भी कवर करेगा, आपके सामने ही है। तो 4 इसका क्या है, HCF। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अपने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको देखोगे ना कि उसमें कौन सा, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि HCF वाली एक्सरसाइज है कि हमें HCF करना है तो वो डायरेक्टली HCF कर देते हैं। बट एक्चुअल में मतलब क्या है, एक्चुअल में हमने यहाँ से क्या सीखा है कि HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि जब भी हमें दो नंबर्स को और जब भी हमें दो थिंग्स को, कुछ भी हो सकता है, उनको जब हमें इस तरह से डिवाइड करना हो कि सेम नंबर, सेम थिंग्स, सेम नंबर ऑफ थिंग्स, उन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तब हमें HCF कैलकुलेट करना होता है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर आप ये समझ पाए हो तो आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा और उसमें जो क्रैमिंग है वो 0% होगी। अगर आप डायरेक्टली वैसे ही क्वेश्चन कर लेते हो वो तो अलग से बात है, बट अगर आप क्वेश्चंस को समझ के करना चाहते हो तो आपको एक एक बात जो है वो मेरी फील होगी। अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर या टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। तो अब देखो वीडियो की लास्ट में ये कुछ बातें हैं जो आप याद रखोगे जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। HCF के बारे में, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो इक्वल की टू जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम है, ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, तो इसको हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसको मैंने मैपिंग के थ्रू बनाने की कोशिश की है कि ये प्रोसेस आपके मन में होना चाहिए कि अगर R 0 आ गया फिर तो ये B ने डिवाइड कर दिया A को, तो ये B इसका HCF है। और अगर R 0 नहीं है, देखो आपके पास दो सिचुएशन होंगी, या R 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर R 0 नहीं है तब हम डिवाइज़र को डिविडेंड में चेंज करेंगे, R को डिवाइज़र में, D को D में चेंज करेंगे, डिवाइज़र को डिविडेंड में, रिमाइंडर को डिवाइज़र में। तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद तब तक हम इसको मतलब कि करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उसके बाद वो हमारा क्या होगा, HCF A और B का। अब ये लास्ट में टिप है जो आपको कुछ क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प करेगी, जहाँ पर आप क्वेश्चंस को, मगर आपको ये नहीं लगेगा कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। जब भी हमें दो नंबर्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो थिंग्स को डिवाइड करना हो इस हिसाब से कि सबसे बड़ा जो नंबर है उन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे,
सबसे बड़ा जो नंबर है, देखो बेसिकली ये HCF की डेफिनेशन ही है। लिखने में आपको देखने में अजीब लग रहा है क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा पूछा गया होगा कि लार्जेस्ट नंबर जो ऑब्जेक्ट्स थिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो तब हम हमेशा HCF यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।